वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी 12th की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें कुल 2 अध्याय हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एमपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पे, इसके ब्लूप्रिंट के आधार पे इसमें टोटल जो अंक आवंटित हैं वो 7 हैं, जिसमें 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 2 और 5 अंक का 1 प्रश्न आता है। क्योंकि इसमें 5 नंबर का प्रश्न आना है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी यूनिट है। इसलिए इसकी शुरुआत में जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप ध्यान से इनको समझने का प्रयास करें। तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आवेश होता क्या है? जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ऐसे पदार्थों को आवेशित पदार्थ या चार्ज बॉडीज कहते हैं, मतलब वो चार्ज हो गए। ये 2 तरह के होते हैं। एक धनावेश, जैसे कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को हम कहते हैं धनावेश। और जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं ऋणावेश। एक्चुअली में होता ये है कि जब कांच की छड़ को रेशम से के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ऋणावेश बढ़ गया। तो जहाँ कमी हुई वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए वो ऋणावेशित हो जाती है। कुछ ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने दिया है, ये आपको याद रखना है। यदि कांच और रेशम का कॉम्बिनेशन है, कांच को रेशम पे रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो धनावेशित हो जाएगा, रेशम पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऋणावेशित हो जाएगा। फर और एबोनाइट के केस में फर पे धनावेश आएगा, एबोनाइट पे ऋणावेश आएगा। ऊन और प्लास्टिक के केस में ऊन पे धनावेश और प्लास्टिक पे ऋणावेश। ऊन और रबर के केस में ऊन पर धनावेश और रबर पर ऋणावेश। ये आवेश की उत्पत्ति का एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। उस सिद्धांत के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसको आइए यहाँ समझते हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के सेंटर में क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। उसमें 2 तरह के कण होते हैं, एक धनावेशित कण प्रोटॉन और एक अनावेशित कण न्यूट्रॉन। और ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए वो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने से वह वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित। जिससे निकल के गए उसमें कम हो गए तो वो धनावेशित हो जाती है। तो यही आवेश की उत्पत्ति का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। वो ये है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन यदि निकलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वह किसी एक निश्चित संख्या का पूर्ण गुणज होगा, पूर्णांक में होगा। किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाए जाने वाला आवेश ही क्या कहलाता है? वो न्यूनतम आवेश कहलाता है। इसे ही मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। इसको स्मॉल ई से
प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम प्रकृति के अनुसार Q बराबर क्या होगा, Q होता है चार्ज, आवेश, प्लस माइनस n। n क्या है, यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस 1 यदि हम रखेंगे तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश प्लस माइनस ई हो सकता है, प्लस माइनस 2 ई हो सकता है, प्लस माइनस 3 ई हो सकता है, लेकिन ये 1.5 ई नहीं हो सकता, ये 3/2 ई नहीं हो सकता। मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाएंगे। इसका टोटल मतलब ये हुआ कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ये आवेश का क्वांटीकरण। इस वाले फार्मूले को आप याद रखें। इसमें Q है आवेश, E है मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसकी वैल्यू ये है। इससे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं किसी भी वस्तु पर। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। इसको हम समझते हैं, ये क्या है। देखिए, इस नियमानुसार कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, आपको पता है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो इनके बीच में जो बल लगता है वो स्थिर विद्युत बल कहलाता है। मान लीजिए दो चार्ज हैं, Q1 और Q2। ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। इनके बीच की दूरी क्या है, R है। हमने ये मान लिया। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल F होगा वो कूलाम का नियम क्या कह रहा है, इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो परिमाण क्या होगा, Q1 और Q2। हमने ये समानुपाती का निशान लगा दिया, ये हमारा पहला समीकरण आ गया। इधर क्या कह रहे हैं, ये दूसरी लाइन में उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती R² हो गया। दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो ये आएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अल्टीमेटली यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा तो वो आएगा F = A Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ हमने एक नियतांक लगा दिया। आगे हम देखते हैं। देखिए, जहाँ A एक नियतांक है जिसका मान दोनों वस्तुओं के माध्यम और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यदि CGS सिस्टम हम ये ले रहे हैं और वायु या निर्वात, तो A का मान क्या आता है, 1 आता है। तो जब 1 यहाँ A की जगह रख देंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा F = Q1 Q2 अपॉन R²। यदि हम SI यूनिट लेते हैं, SI पद्धति लेते हैं, तो वायु या निर्वात में A का मान होता है 1/4πε0। हम अभी बताएंगे ε0 क्या है। तो इस A की जगह पहले हम 1/4πε0 रख दें, ε0 रख दें, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये एप्सिलॉन क्या है, ε0 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। इसको क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये एक अन्य नियतांक है, नियत राशि है। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम कहलाती है। इसको आपको याद रखना है। तो जब 4π और ε0 की वैल्यू रखेंगे तो इसका मान आता है 9 × 10⁻⁹। इस पूरे की वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹। तो हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। 1/4πε0 का मान आया 9 × 10⁻⁹। इसलिए जो हमारा ये फार्मूला है 1/4πε0 की जगह हम लिख देंगे 9 × 10⁻⁹। तो ये हमारा फार्मूला आ गया F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसी कूलाम के नियम से एक परिभाषा निकलती है जिसको कहते हैं हम एकांक आवेश की परिभाषा। ये हमारा फार्मूला है कूलाम के नियम का। F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। हम यदि इस फार्मूले में F की जगह रख दें 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, Q1 और Q2 को Q के बराबर ले लें और दोनों के बीच की दूरी R को मान लें 1 मीटर, तो ये इसमें वैल्यू रखेंगे
तो 9 गुणित 10 की घात 9 से ये कट जाएगा। ये Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, R की जगह 1, अल्टीमेटली Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो Q इक्वल टू हमारा आएगा +-1। इसका मतलब हुआ यदि दो समान परिमाण के आवेश हैं, ये समान परिमाण है और वायु या निर्वात में वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और यदि वो एक दूसरे को इतने बल से 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कहलाता है। ये परिभाषा आपको याद करना है, समझना है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि कूलाम्स का लॉ आपको समझ में आ गया है तो यहाँ वैल्यू रखिए और इससे परिभाषा निकल जाती है। तो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं इस पूरी यूनिट के जो हमको याद रखना है, SI यूनिट आवेश की क्या होती है? कूलाम। CGS यूनिट होती है स्थित कूलाम। एक कूलाम 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम के बराबर होता है। और छोटे मात्रक होते हैं 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात ऋण 6 कूलाम, एक नैनो कूलाम 10 की घात ऋण 9 कूलाम, एक पिको कूलाम या इसी को कहते हैं माइक्रो कूलाम, ये 10 की घात ऋण 12 कूलाम के बराबर होता है। विमी सूत्र इसका 80 है। कैसे आया? I इक्वल टू होता है Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो Q बराबर क्या होगा? IT। I मैंने धारा का क्या? एम्पियर, और टाइम का क्या? T। तो विमी सूत्र इसका होता है 80। आवेश क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आवेश किसी भी चालक की बाहरी सतह पर ही रहता है और खोखले चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। अब हम एक और इसकी खास चीज करेंगे, इसमें ही है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे चुंबक है, चुंबक के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। 11th में हमने पढ़ा गुरुत्वीय क्षेत्र। इसी तरह से किसी भी आवेश के आसपास का कुछ एरिया रहता है जहां तक उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। वो अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसी पर डाल सकता है, या दूसरा आवेश उसके क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? उस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है, एकांक आवेश या परीक्षण आवेश, उस पर जितना बल लगता है उसको उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यदि बिंदु आवेश Q के कारण कोई परीक्षण आवेश है, उस पर लगने वाला बल F है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इक्वल टू F/Q0। ये हमारा आप फार्मूला देख रहे होंगे, E इक्वल टू F/Q0, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। इस फार्मूले से यदि Q0 को आप एक कर दें तो ये परिभाषा आ जाएगी, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अब इससे इसका SI यूनिट निकाल लिया हमने, न्यूटन प्रति कूलाम। F का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम इसका विमी सूत्र निकाल लेते हैं। विमी सूत्र क्या है? E इक्वल टू F/Q0 है। बल का विमी सूत्र होता है mLT-2, द्रव्यमान गुणित त्वरण। 11th का आपको याद होगा। और आवेश का AT, तो ये ऊपर जाएगा, A और T यानी T ऋण 2 और ऋण 1 ऋण 3, और A ऊपर गया तो A-1, तो E का हमारा विमी सूत्र आ गया mLT-3A-1। तो अब हम एक डेरिवेशन करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये आगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में इसी डेरिवेशन से हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए कि एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है Q, इससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्या है? Q0 रखा है। तो कूलाम के नियम से एक आवेश हो गया ये Q, एक दूसरा आवेश हो गया ये Q0। इन दोनों के बीच में बल लगेगा Q के कारण Q0 पर, तो कूलाम्स के लॉ से निकलेगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q0/R²। हमारा इक्वेशन 1 आ गया। इक्वेशन 2 आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अभी हमने देखी, F/Q0। इस F का मान यहाँ रख देंगे हम, तो रखेंगे तो क्या आएगा? 1/4πε0 Q0/R², और ये 1/Q0। Q0 से Q0 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से ये जो फार्मूला है
ये जो फार्मूला है ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों का, तो उसमें यही फार्मूला लगेगा। वो प्रश्न होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, उसकी शुरुआत इसी से होगी और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट, जिसका पहला लेक्चर आपने सुना है, जिसमें मैंने कूलाम का नियम और आवेश के बारे में आपको बताया था। आशा है कि आपने उसको तैयार कर लिया होगा। आप वीडियो और पीडीएफ दोनों देख रहे होंगे। आज हम इस चैप्टर में के दूसरे हिस्से में आज का टॉपिक है जो, उसमें पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? जब दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को, इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव यानी जैसे H2O, NH3, इसमें आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है, परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इनके बीच में या दो प्रोटॉनों के बीच में दूरी बहुत अल्प होती है। ऐसा सिस्टम जिसमें एंगस्ट्रॉम की कोटि की दूरी हो और दो बराबर और विजातीय आवेश हों, वो अल्प दूरी पर स्थित हों, तो वो सिस्टम कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। इस चित्र में आप देख रहे होंगे -Q और +Q दोनों के बीच की दूरी 2L है, जो कि बहुत अल्प है। अब इसी में एक चीज आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे P से शो करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम इसका केवल परिमाण यहाँ पर बता रहे हैं। इसके ऊपर यदि हम एक तीर का निशान लगा देते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। तो इसका परिमाण होगा P = Q × 2L। अब यदि हमें इसका मात्रक पूछा गया है, मात्रक निकालना है, तो जैसा कि आप पढ़ चुके हो पहले लेक्चर में, Q का यूनिट होता है कूलाम और लंबाई का यूनिट होता है मीटर। तो इस तरह से इसका SI मात्रक होगा कूलाम × मीटर। अब हम इसका विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। विमीय सूत्र क्या होगा? कूलाम का यानी आवेश का AT, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, I × T से, I का A और टाइम का T और मीटर का L, m0 आएगा। पिछले साल आपने विमीय सूत्र 11th में पढ़े हैं और आप बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसमें करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले ये समझ लें कि अक्षीय स्थिति होती क्या है। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के विद्युत द्विध्रुव के यदि x अक्ष पर कोई बिंदु ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लेते हैं, चाहे वो +x अक्ष पर हो चाहे वो -x अक्ष पर हो। जैसे कि इस चित्र में P पॉइंट लिया है हमने, x अक्ष पे लिया है। इस पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो वो कहलाती अक्षीय स्थिति। और यदि हम y अक्ष के किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं तो वो कहलाती है निरक्षीय स्थिति। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव है AB। इसके दो आवेश हैं +Q और -Q। इन दोनों के बीच की दूरी 2L है और इनका मध्य बिंदु क्या है? ये O है। इससे स्मॉल r दूरी पर ये अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो
E1 जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर होता है। जितनी दूरी पर वो बिंदु होता है आवेश से, दूरी का वर्ग नीचे आता है। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया है और आपने उसको समझा है। उसका डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मैंने कहा भी था कि उसी व्यंजक से हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे। तो R मतलब दूरी का वर्ग, तो यहाँ दूरी इस आवेश से है AP, तो नीचे आएगा AP स्क्वायर। ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, यानी AP दिशा में। अब हम AP की वैल्यू निकालेंगे। तो AP ये इतना है, यहाँ से O से लेके P तक की दूरी हमने मानी है R, और ये पूरी 2L है AB, ये इसका मध्य बिंदु है, यानी ये OA जो है वो L है। तो हमारा AP का वैल्यू आएगा AP इज इक्वल टू OP माइनस OA, यानी AP इज इक्वल टू R माइनस L। तो ये R माइनस L हम इस AP की जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम इसी तरह से माइनस Q चार्ज से निकालेंगे। माइनस Q चार्ज से भी सेम, ये माइनस Q चार्ज है B बिंदु पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी BP होगी। तो E2 जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस चार्ज से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी BP है। अब BP पूरा निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके P तक R है, और ये OB L है, तो ये हो जाएगा R प्लस L। तो हमारा PB आ जाएगा OP प्लस OB, यानी BP बराबर R प्लस L। तो E2 हमारी इंटेंसिटी माइनस चार्ज से आई 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा, यानी PB दिशा में अंदर की तरफ। तो ये हमारे दोनों आ गए E1 और E2। अब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि E1 और E2 विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक की दिशा बाहर की तरफ है और एक की दिशा अंदर की तरफ है। तो परिणामी तीव्रता होगी E बराबर E1 माइनस E2, और वो AP डायरेक्शन में होगा। E1 बड़ा है और E2 छोटा है। तो हम दोनों इक्वेशन के इस तीसरे इक्वेशन में मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे तो पहले का मान होगा 1/4πε0, ये कोष्टक नहीं है, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू है। E2 की वैल्यू ये है पूरी 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो Q अपॉन 4πε0 ये कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम इसका LCM ले लेंगे। LCM लेंगे तो ये A माइनस B का स्क्वायर है, ये A प्लस B का स्क्वायर है, यानी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। जब LCM लेंगे तो दोनों का गुणा यहाँ नीचे लिखा आएगा, और ये A माइनस B A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, और स्क्वायर लगा है तो ये होल स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोलेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर के सूत्र से। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, अंदर ये खुलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, 2AB होता है माइनस का। तो ये माइनस 2RL, माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2RL हो जाएगा प्लस का, प्लस 2RL, और ये माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2RL प्लस 2RL ऊपर, ये बाहर तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन है, 2RL और 2RL को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4RL, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इस 4RL को Q को इंटू करेंगे और 4RL को लिख लेंगे 2L इंटू 2R, ये 4RL ही लिखा है। इसका मकसद ये है कि आप पढ़ चुके हैं अभी कि Q इंटू 2L होता है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2L की वैल्यू क्या हो जाएगी? P। हम यहाँ पे P रख देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू
1/4πε0 p इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ आते हैं, द्विध्रुव की जो दूरी होती है वो बहुत अल्प होती है और ये दूरी का आधा है स्मॉल एल, इट इज मोर लेस देन आर, ये बहुत छोटा है। तो एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे, तो ये जो हमारा एल स्क्वायर है ये 0 हो जाएगा, तो आएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर माने r4। अब ऊपर एक r है और नीचे r की पावर 4 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो r³ आ जाएगा। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता का। तो फाइनली हमारा जो सूत्र आ गया अक्षीय स्थिति में वो आया E = 1/4πε0 2p अपॉन r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा डेरिवेशन हो गया अक्षीय स्थिति में। तो सिंपल प्रोसेस है, E1 और E2 की वैल्यू रखना है, E1 E2 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करें और Q इंटू 2L की जगह P रख दें द्विध्रुव आघूर्ण, तो आसानी से ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में जब बिंदु कहाँ पर हो, y अक्ष पर हो, ये पॉइंट P द्विध्रुव है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। अब हम निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन कर रहे हैं, दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट P है, द्विध्रुव AB है जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु इसका O है। इससे निरक्षीय स्थिति में ये R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तीव्रता कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये +Q आवेश है A पे, इससे जो तीव्रता निकलेगी वो वही सूत्र होगा 1/4πε0 Q अपॉन दूरी का वर्ग माने AP स्क्वायर। AP दिशा में, ऊपर की दिशा में होगा। यहां पर आप देखें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इस ट्राइंगल में। OP स्क्वायर ये लंब है, OA स्क्वायर ये आधार है और AP स्क्वायर ये कर्ण है। तो हम AP स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो OP आप देख रहे हैं ये R है, OA क्या होगा, ये मध्य बिंदु से लेके यहाँ तक L, तो L स्क्वायर हो जाएगा। AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम इस AP स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब इसी तरह से E2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो यही आएगी, क्योंकि ये बिंदु इन A और B से समान दूरी पर स्थित है। प्रश्न इस तरह से भी आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव से उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जो उसके दोनों आवेशों से समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर यदि आए तो इसका मतलब है वो निरक्षीय स्थिति है। तो यही का ये हमारा E2 आ जाएगा। डायरेक्शन इसका अंदर की तरफ रहेगा, -Q चार्ज है इसलिए। अब हम परिणामी तीव्रता इसकी निकालेंगे। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, E1 और E2 को दो घटकों में हम विभाजित कर लेंगे, क्योंकि AP और BP ये समान दूरी है लेकिन इनके परिमाण समान है। एक सा उत्तर आया उनका परिमाण मतलब उनका मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो E1 के हमने दो घटक किए, ये E1 cos sin थीटा जो होगा इसका लंबवत घटक वो OP दिशा में होगा और E2 का लंबवत घटक E2 sin थीटा वो PO दिशा में होगा। यानी ये दोनों घटक परिमाण में बराबर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निष्फल कर देंगे। तो और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, समानांतर घटक, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारी परिणामी तीव्रता का सूत्र बन गया E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हम क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 और 2 से 3 में, तो वो आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये cos थीटा। यही का E2 का वैल्यू है, ये cos थीटा आ गया। तो ये एक तरह से हो गया x प्लस x, यानी ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा आप इस ट्राइंगल को देख लीजिए, OAP ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसमें हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है OA,
कर्ण क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कर्ण है AP, यहां पे क्या आएगा? AP। आधार हमारा है इधर AP, तो OA अपॉन AP cos थीटा। AP की वैल्यू निकालेंगे तो वही पाइथागोरस थ्योरम से आएगी, √r² प्लस L²। तो ये हमारी वैल्यू हमने cos थीटा की यहाँ रखी, तो यहाँ आई 2/4πε0 Q अपॉन R² प्लस L², L अपॉन √r² प्लस L²। ये जो OP लिखा है इसकी जगह क्या है? AP है ये आधार और बटे कर्ण। तो ये L। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये घात 1 है और यहाँ रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 और 1 गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो 1/2 और 1 जोड़ेगा तो ये 3/2 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2QL, या नीचे आ जाएगा घात में 3/2। अब 2QL यानी Q × 2L, ये क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसकी जगह हम P रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा P अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2 1/4πε0। अब वही L की वैल्यू मोर लेस देन है R के, तो L² को क्या कर देंगे? नगण्य मान लेंगे। ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा R² की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो RQ आ जाएगा, R त्रिघात आ जाएगा। फाइनली निरक्षीय स्थिति में जो हमारा फार्मूला आया वो आया P अपॉन RQ, 1/4πε0 P अपॉन RQ। इस तरह से ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली। आज हमने अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव, इस कॉन्सेप्ट को समझा। इसमें ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे।